व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 10वीं गणित विषय की त्रैमासिक एग्जाम की तैयारी। और आज इसमें हम अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए एग्जाम स्टडी एंड प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला प्रश्न है 96 और 404 का HCF होगा, तो इनका HCF क्या होगा? 120, 4, 10 या 3। तो इसका आंसर आएगा 4 और इस प्रश्न को हम अभी हल भी करेंगे। इसके बाद है 12 और 15 का HCF होगा, तो 12 और 15 का HCF होगा, यहाँ पर आएगा आंसर 3। तो इसको भी हल करेंगे हम। 12 और 15 का HCF निकालेंगे। तो 12 और 15 का HCF निकालने की विधि है, तो यहाँ हम 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। सबसे पहले इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा तो 2 तिया 6, और अब यहाँ 3 आया, मतलब इसमें 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 12 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। इसके बाद इसमें 15 लिखा, तो 15 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और उसका तरीका यही होगा। तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, अब हम 3 का लगाएंगे, तो 3 पंजे 15। अब 5 में तो केवल 5 का ही भाग जाता, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार 15 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो गए हैं 3 गुणा 5। तो अब इन दोनों के जो अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हमने, तो दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में से जो संख्या कॉमन होगी उसको हम यहाँ लिख देंगे और वही इनका HCF होगा। तो HCF बराबर इन दोनों का HCF। तो यहाँ पर जो संख्या दोनों में कॉमन है तो केवल 3 ही कॉमन है, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी है, तो इनका HCF हो जाएगा 3। ठीक है, HCF हो जाएगा 3। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 3। तो हम यहाँ लिख देंगे 12 और 15 का HCF होगा 3। इस प्रकार से यहाँ पर 3 आंसर आएगा। और ये ऊपर वाला प्रश्न तो हम पूरा हल करने वाले हैं, इसलिए हमने सीधा उत्तर बता दिया अभी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक HCF होगा, तो इन दोनों का HCF क्या होगा? तो इसको भी हम हल करके देखते हैं। तो हम 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक HCF निकालेंगे, तो उसी विधि से निकालेंगे। सबसे पहले हम 4 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 4 में सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4। अब वापस से 2 का जाएगा, 2 एकम 2 हो गया। तो यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। अब 7 के निकाल लेंगे, तो 7 के पहाड़ में केवल 7 का ही भाग जाता है, 2, 3 या किसी संख्या का नहीं जाता, तो हम 7 का करेंगे, 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, 4 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, 1 यहाँ पर लिखा हमने। इसी प्रकार 7 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो जाएंगे 7 गुणा 1। 1 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें दिख ही रहा था स्पष्ट कि इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है और केवल एक ही दोनों में कॉमन आ सकता है। तो इसका जो HCF होगा, HCF बराबर 1 यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। तो 4 और 7 का जो HCF है वह होगा 1। 4 और 7 का HCF हो जाएगा 1, यह इसका आंसर आएगा। अगला जो प्रश्न नंबर 5 है, किसी पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक निम्न स्वरूप का होगा, तो समपूर्णांक किस स्वरूप का होगा? 2m, 2m धन 3 या 2m धन 1, 2m या 2m धन 5। तो यहाँ पे जो 3, 1 और 5 विषम संख्या है, इसलिए यहाँ पर आएगा 2m। ठीक है, सी वाला आंसर राइट होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, संख्याओं 5, 15, 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात होगा, तो इनका अनुपात क्या होगा? तो इसको हम हल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो संख्या दे रखी है वो है 5, 15 और 20। इन दोनों के लिए LCM और HCF निकालेंगे तो ही हम इनका अनुपात निकाल पाएंगे। तो हम पहले LCM और HCF निकाल लेते हैं। तो संख्या है 5, 15 और 20। तो सबसे पहले 5 का निकाल लेंगे, तो 5 में केवल 5 का ही भाग जाता है, 5 एकम 5। अब 15 का करेंगे तो इसमें 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का भाग लगाएंगे, 3 पंजे 15, 5 आया, 5 एकम 5। इसी प्रकार 20 का करेंगे तो 20 में तो 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 0, 10 आ गया, फिर 2 से जाएगा, 2 पंजे 10,
5 आ गया। अब इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5। तो इस प्रकार से हमने इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। तो 5 के जो अभाज्य गुणनखंड है वह है 5 गुणा 1। उसी प्रकार 15 के हैं 3 गुणा 5 गुणा 1। और उसी प्रकार जो 20 है इसके अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1। तो हमें पता, हमने एचसीएफ अभी निकाला था। एचसीएफ कौन सी संख्या होती है जो तीनों में ही कॉमन होगी। यदि 2 हो तो 2 में कॉमन है। तो इनमें कॉमन संख्या है कौन सी है? 5 यहाँ पे है और 1 है, तो 1 तो सब में रहता ही है। यदि कोई सी भी कॉमन नहीं आएगी तब हम 1 करेंगे। तो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 है। अब इसमें देखो, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो तीनों में कॉमन तो 5 ही है। तो यहाँ पे एचसीएफ हो गया 5। अब हम एलसीएम भी निकाल लेते हैं। एलसीएम, अब एलसीएम क्या होगा? तो जो कॉमन संख्या है, जैसे 5 यहाँ है और यहाँ पे भी, वह तो एक ही बार लिखेंगे हम क्योंकि ये तीनों में कॉमन थी। इसके अलावा जो बची हुई संख्या है वह भी हम लिखेंगे। तो यहाँ 5 ही कॉमन आएगी, 1 को लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखो 5 तो कॉमन में आ गया है। अब यहाँ बचा क्या है? 3, तो हम यहाँ पे गुणा 3 भी कर देंगे। अब ये 3 भी हो गया। अब यहाँ देखो और क्या बचे, यहाँ पे 2 गुणा 2 भी बचा है, तो हम इनको भी लिखेंगे 2 गुणा 2। तो अब देखो इनका एलसीएम हो गया है 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। तो यह हो गया एलसीएम 60 हो गया और एचसीएफ आ जाएगा 5। और हमसे क्या पूछा है प्रश्न में? यहाँ पूछा है संख्याओं 5, 15 और 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। तो क्या अनुपात है इनका? एलसीएम और एचसीएफ का। तो एलसीएम कितना है? एलसीएम है 60 और एचसीएफ कितना आया? 5 आया है। तो इसका अनुपात निकालने के लिए हम भाग लगा देंगे 60 में 5 का। तो यहाँ पे भाग देते थे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूना 10। तो यहाँ आ जाएगा 12 अनुपात 1 आ गया है। 12 अनुपात 1 हमने निकाल लिया है, 12 अनुपात 1। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन। तो भाज्य बराबर जो सूत्र है ये आपको आना ही चाहिए। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होता है, धन शेषफल। इसके बाद अगला है संख्याओं 8, 9 और 25 के एचसीएफ का मान होगा। तो इनका एचसीएफ क्या होगा? 8, 9 और 25 का तो हम निकाल के देख लेते हैं। हमें 8, 9 और 25 का एचसीएफ निकालना है। तो 8, 9 और 25 इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे हम सबसे पहले। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते तो 2 से भाग जाएगा, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2। इसी प्रकार 3 के जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें 2 का भाग तो जाता नहीं है, 3 का भाग जाएगा तो 3 तिया 9, 3 बचा। अब इसमें फिर से 3 का, तो 3 एकम 3। अब हम 25 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे तो इसमें 2, 3 और 4 का भाग नहीं जाता है, 5 का भाग जाएगा, 5 पंजे 25, फिर 5 का भाग जाएगा तो 5 एकम 5। तो इनके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गए हैं? तो 8 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। इसी प्रकार 9 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 3 गुणा 3 गुणा 1। इसी प्रकार 25 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो 5 गुणा 5 गुणा 1। तो हमें पता है कि एचसीएफ कौन सी संख्या होती है जो इन सब में कॉमन होगी। जिसके भी हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, जिसका एचसीएफ निकालना है जिन संख्याओं का, उनका पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या कॉमन आएगी वही उसका एचसीएफ होता। तो देखो यहाँ कौन सी कॉमन आ रही है? यहाँ तो 2 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पर 3 है तो ये कहीं पे भी नहीं। तो कोई सी भी संख्या कॉमन नहीं, केवल 1 को हम मान लेंगे कि ये कॉमन है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। यही इसका आंसर होगा। तो संख्याओं 8, 9 और 25 के एचसीएफ का मान होगा 1। इसके बाद सत्य और असत्य बताना है। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर है bq धन r, 0 छोटा और बराबर है r से और r छोटा है b से। तो यहाँ पे क्या होगा? यह कथन सत्य है। ठीक है।
इसके बाद एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो यह कथन भी सत्य है। ठीक है, यह भी सत्य है। आज जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम पहले इनका एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, फिर एलसीएम ज्ञात करेंगे। और हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीख भी लिया है, तो एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 96 का निकालते हैं, तो इसको हल करेंगे। तो एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले 96 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्ठी 16 हो जाएगा। फिर 2 से भाग जाएगा तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग जाएगा तो 2 छंग 12, फिर 2 से भाग जाएगा तो 2 तिया 6। अब यहाँ 3 आ गया तो इसमें 3 का ही भाग जाएगा, 3 एकम 3। तो ये 96 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। अब हम 404 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 404, इसमें सबसे पहले 2 का भाग चला जाएगा, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4। अब फिर से 2 का भाग चला जाएगा तो 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब यहाँ तो 101 आ गए हैं, तो इसमें किसका भाग? 101 में 101 का ही भाग जाएगा, 101 का एक बार भाग जाएगा। अब हम 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 96 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वह है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 5 बार 2 आया है गुणा 3। तो यह अभाज्य गुणनखंड है 96 के। अब 404 के जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए वह है 2 गुणा 2 गुणा 101। तो सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं हम। हमें पता है एचसीएफ कौन सी संख्या होती है जो कि दोनों में ही कॉमन होती है, वह एचसीएफ होगा। तो 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी है, इसी प्रकार 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो दोनों में कॉमन है 2 गुणा 2। तो हमें एचसीएफ मिल गया है 2 गुणा 2 बराबर 4। यह हो गया एचसीएफ 96 और 404 का। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम वह संख्या होती है जो कॉमन के अलावा बाकी संख्या भी हो वह भी आएगी। तो 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, तो एक ही 2 लिखेंगे, गुणा ये 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, तो इन दोनों का भी एक ही 2 लिखेंगे। लेकिन यहाँ और भी बचे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इनको लिखना पड़ेगा हमें। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 जो शेष बचे हैं कॉमन के अलावा उनको लिख दिया है। अब यहाँ पे 3 भी बचा है तो इस 3 को भी लिखेंगे, और इसके बाद 101 भी बचा है तो इसको भी हम लिखेंगे। इसके बाद इनका गुणा कर देंगे। तो इन जब सबका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 गुणा 2 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 में 3 का गुणा करेंगे तो हम यही कर लेते हैं 32 में 3 का गुणा। तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 32 में 3 का गुणा करें तो 96 आ गए हैं। तो 96 गुणा 101। तो 96 में 101 का गुणा करेंगे तो 1 का 6 में करेंगे तो 6, 9 गुणा 0 0, फिर एक और गुणा गुणा, फिर 6 और 9 इस प्रकार से गुणा होता है। तो यहाँ पे 6 9 6 और 9 9696 आ जाएंगे। तो हम लिख देंगे 9696। ये इसका एलसीएम आ गया हमारे पास। तो हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकाल लिए हैं। इस विधि से निकाला जाता है एचसीएफ और इस विधि से एलसीएम निकालते हैं। हम किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। यदि कोई भी संख्या एचसीएफ या एलसीएम के लिए आती है तो आप आसानी से कर सकते हो। इसी प्रकार एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने वाला जो प्रश्न है वह है 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम उसी विधि से करेंगे। सबसे पहले 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकालेंगे। तो यह भाग लगाया हमने 2 का, 2 चौक 8 हुए हैं, फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2। उसी प्रकार 9 का भी अभाज्य गुणनखंड विधि से हल किया है। तो 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और 25 का हो गया है 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। 8, 9 और 25 को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया और इनका एचसीएफ आया है 1।
क्योंकि एक ही कॉमन है। यहाँ पे 2 वाली संख्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ 5 है, तो एक कॉमन आएगा। इसी प्रकार यदि इसका एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम के लिए कॉमन के अलावा बाकी जो संख्या है वो सब आती, मतलब इन सबको ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हमने सीधा लिख दिया था 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2, क्योंकि 2 की घात 3 मतलब 2 3 बार था, 3 की घात 2 मतलब 3 2 बार है, और 5 की घात 2 मतलब 5 गुना 5 मतलब 5 भी 2 बार था। और इन सबका जब हम गुना कर देंगे तो 1800 आएंगे। तो इस प्रकार एचसीएफ 1 आया है और एलसीएम आया है 1800। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना हमने अभी सीखा है जब हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला था। तो यहाँ हमें एचसीएफ और एलसीएम नहीं निकालना है, केवल इसका अभाज्य गुणनखंड ही निकालना है। तो बहुत आसान है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हम लिखेंगे 140 का निकालना है, तो यहाँ पहला 140, इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 7 14 0, फिर 2 का जाएगा 2 3 6 और एक बच्चा तो 0, 10 हो गए, 2 5 10। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 से भाग जाएगा, 5 7 तो 35 और 7 आए तो 7 में 7 का ही भाग जाता है, 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 140 के बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड है और यही हमें बताना था। इसके बाद 156 का जो अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है, तो हम ऐसे निकालेंगे इसको। हम यहाँ पे भी इसको लिखेंगे हल दूसरा। अब यहाँ 156 के निकालने हैं, तो हम लिखेंगे 2 से 2 7 14, एक बचा 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6, एक बचा 2 9 18। अब यहाँ 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9 और यहाँ 13 आ गया, तो 13 में 13 का ही भाग जाता, 13 एकम 13। तो जो 156 है इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं 2 गुना 3 गुना 13। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड है और इसी रूप में हमें व्यक्त करना था। तो बहुत आसान है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। अगला जो प्रश्न है वह है एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ 2 संख्याएं दे रखी 306 और 657 और हमें कहा गया है कि इनका एचसीएफ 9 है और एलसीएम हमें इनका ज्ञात करना है। तो इसका एक सूत्र है और वह है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। मतलब किन्हीं भी 2 संख्याओं का यदि हम गुणा करेंगे तो उनका जो गुणा होगा वह उन दोनों संख्याओं के, यदि HCF और LCM निकालेंगे तो उन दोनों के गुणा के बराबर होता है। तो हमें यहाँ तो संख्याएं दे ही रखी है, उनका HCF भी दे रखा है, हमें तो LCM ही ज्ञात करना है केवल। तो यहाँ 2 संख्याओं का गुणनफल में हम इन 2 संख्याओं का गुणा करके लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 306 गुणा 657 बराबर HCF हमें दिया है 9 दे रखा है, तो 9 गुणा LCM। अब यहाँ पे ये जो 9 है इनके बट्टे में आ जाएगा, तो 306 गुणा 657 बट्टा 9 बराबर हो जाएगा LCM। तो यदि हम इसको हल करेंगे तो हमें LCM मिल जाएगा। तो हम देख लेते क्या 9 से भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम 9 से भाग लगाएंगे तो 9 8 बहुत 9 7 63 हो जाएगा, 64 65 2 बचेंगे, हाँ चला जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 7 63, 64 65 2 बचे, ऊपर से 7 27 हो जाएंगे और 9 3 27 हो गया है। तो हमारे पास यहाँ वो बच गए हैं 306 गुणा 73 बराबर LCM। तो हम इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इनका गुणा हमें रफ में करना है 306 और 73 का। तो हम लिख देते हैं 306 गुणा 73। तो गुणा कर देते हैं, 3 का करेंगे तो 3 6 18 की 8, असिल का 1, 3 का 0 में करा तो यहाँ पे 0 और 1 बचा तो यहाँ 1 जुड़ जाएगा, 1 आएगा, 3 3 9। अब 7 का गुणा करेंगे तो 7 6 42 की 2, असिल का 4, 7 0 0 उसमें 4 जोड़े तो 4 आया, 7 3
21। तो यहाँ आ गए हैं 8, यहाँ आ गए हैं 8, 2 और 1 3, 9 और 4 13 की 3, असिल का 1 और 1 2 और ये 2, 22,338 इनका एलसीएम आएगा। आंसर लिख देंगे, इन दोनों का गुणा करने पर आया है 22,338 बराबर हो गया है एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम हमें मिल गया है, एलसीएम बराबर 22,338 और यही इसका आंसर है। इस प्रकार हमने अध्याय 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करे हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद हम अगले अध्याय के भी महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।